अरविंद केजरीवाल जी का सीन देखिए, याद करिए, आप लोग उस वक्त भी जवान थे और आप इसी धंधे के अंदर थे शायद। वो कहते थे सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी। अब 5 साल बाद हमने देखा तो वो मगन होकर उन चोरों के बीच में नाच रहे थे, उन्होंने बस डायलॉग बदल दिया था, हम सब चोर हैं जी, हम सब चोर हैं जी। वो अलग हैं, वो अलग हैं। लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथ, मैंने आपको बताया इस बार समीकरणें भी बहुत बदलेंगी। जितनी भी ये पार्टियां हैं ये भी उन्हीं लोगों के ऊपर दांव खेलेंगी जिन्हें स्वीकार करेगा किसान, जो इसे ये आंदोलन में शिरकत करेगा। अभी कुछ दिन पहले तक एक नारा चलता था कि लाल किले से उठी ललकार किसकी थी, पहन के भागे जिसकी वो सलवार किसकी थी। उस वक्त तो बाबा को गिरफ्तारी का इतना डर हो रहा था। अब चोर का बाप चोरों का सरदार है, हुकूमत में है इस वक्त उनसे ये डायलॉग बुलवा रहा है। अभी सरकार बदलने दो, फिर देखना कैसे शीर्षासन करके और पैरों में पड़े होंगे यही बाबा। सर उन्होंने बहुत बड़ा तंत्र है, जो चिकित्सा बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, उनसे टक्कर ले रहे हैं, वो एलोपैथी पे उन्होंने सवाल निशान लगा दिया है आज। देखिए, मैं इस वक्त तो इसकी 2 वजह समझ रहा हूँ। जब गंगा में लाशें दिखनी शुरू हो गई, जब लाशों के ऊपर से, कब्रों के ऊपर से कपड़े रामनामी उठने शुरू हो गए, जब मीडिया आप लोग उधर चले गए, तो फिर एक हंगामा यहाँ काटा गया है दूसरी तरफ, ताकि ये मीडिया इधर की तरफ भागे। अब स्क्रीन पे से वो सब चीज़ें हट चुकी हैं और सिर्फ बाबा रामदेव चल रहे हैं। बाबा रामदेव की जो कहानी है वो ध्यान भटकाने के लिए है। अब वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, जितने बड़े चोर बाबा रामदेव हैं उतने ही बड़े गुनहगार ये एलोपैथी वाले भी हैं। रहम का झूठ तंत्र, दूसरा लूट तंत्र, दोनों एक साथ अब आपस में टकरा रहे हैं। कांटे से कांटा निकल जाएगा भारत माता के पैर में से और वो सुकून से हो जाएगी। तो इस वक्त इन लोगों को आपस में उलझने दीजिए। तो क्या बाबा रामदेव को स्टेपनी की तरह यूज किया गया है सरकार द्वारा? नहीं, ऐसा मत कहिए, स्टेपनी की तरह। उनको बताया कि भाई देखिए सरकार आपकी भी है, उन्हें भी मालूम है उनका कितना दांव पे लगा हुआ है, तो वो भी अपना छोटा सा रोल प्ले करने आ गए बेचारे। बाबा रामदेव का समय चल रहा है, इसीलिए इतने चौड़े से कह रहे हैं कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे गिरफ्तार कर सके। अगर बाप बदल जाए ना 1 सेकंड को भी, ये पता चल जाए कि दिल्ली की सरकार जा रही है, तो यही बाबा रामदेव। आपका समय बदल गया ना इसका मतलब? अजी हमारा समय तो ऐसे ही चलता रहता है। कभी 3 काले कानून CAA NRC पे लड़ते रह जाते हैं, कभी इन 3 काले कानून पे लड़ते रह जाते हैं। और ईमानदारी की बात बताएं कि यहाँ से बड़े आंदोलन की ज़रूरत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ से फ्री होने के बाद, यहाँ से जीतने के बाद फिर वहाँ रह के देखिए, मैं एक सेकंड आंदोलन इस वक्त जो सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिनको जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं कर रहे। पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रही, और तो और जुडिशरी भी अपना काम नहीं कर रही है। अगर कानून का मामला है तो गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसे अपने यहाँ बुला के इस बात को सुनवाई, तो उसने खुद ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि अब हमारा भी भरोसा उस पर नहीं है कि वो हमसे कह दे कि ठीक है मैं सुनवाई कर रहा हूँ, ये तब तक ये सस्पेंड रहेंगे लॉज, तो हमारा भी भरोसा नहीं है। क्योंकि अब इन्होंने अपनी हरकतों से ये भी दिखा दिया है कि जुडिशरी भी सरकार के प्रभाव में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला जो कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, इस वक्त उसके ऊपर आँच आ रही है। सर, आप CNRC आंदोलन का जिक्र करते हैं बार बार, वो आंदोलन बीच में लटका हुआ है, अगर वो दोबारा शुरू होता है क्या किसान साथ देंगे उस आंदोलन को? वो भी सरकार के खिलाफ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट मान के चलिए, मैंने इसीलिए इसे आखिरी आंदोलन कहा था। अगर हमारा आंदोलन कामयाब हुआ तो उसकी कामयाबी का पहला परिणाम ये होगा कि हम इन काली ताकतों को सत्ता से हटा देंगे। जो वो काली ताकतें उन 3 काले कानून को लाई थी, जब वो सत्ता से चले जाएंगे तो उन कानूनों का भी इलाज हो जाएगा। हम संप्रभु राष्ट्र हैं, अगर हम एक बार पार्लियामेंट को इनके कब्जे से बचा लेंगे तो सारे काम अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। सर, आप वही सवाल है ना, बार बार आप कहते हैं हम इन्हें हटा देंगे, पर रास्ता नहीं है ना। उन इतनी बड़ी फोर्स है आपके सामने, कैसे हटाओगे उसे आप? कौन सी फोर्स? संसाधनों से लैस है नहीं, वो कौन सी है? कौन सी फोर्स जिससे आप लड़ रहे हो? आप उसका नाम लें, BJP है, RSS है, पूंजीपति हैं, आप नाम लें। हाँ, तमाम समझ लो यही। देखिए, जिस दिन इनके ऊपर इस बात की आँच आएगी, इनका जाने का नंबर आएगा, तो सबसे पहले इनका गठबंधन टूटेगा। कोई डूबते जहाज के साथ नहीं टिकता और सबसे पहले चूहे कूदते हैं। तो ये छोटे छोटे दल टूट के अलग को चलेंगे। और भी कुछ मत करिए, अगर आज की तारीख में सिर्फ 2 MP इस्तीफा दे दें
तो सरकार बहुत तगड़े रूप से, भयंकर रूप से बैकफुट पे आ जाएगी। आपने दूसरों को भी 10 बागपत का और मुजफ्फरनगर का, ये दोनों एमपी इस्तीफा दे दें बस। वकील साहब, आपने दूसरों को भी 10 साल का मौका दिया, इनको भी देकर देख लो 10 साल। अभी तो 7 साल ही हुए, क्या पता कुछ अच्छा ही कर दें। किसे और को 10 साल का मौका दिया? कांग्रेस को दिया आपने, 10 साल रहे मैंने बहुत दिन तक नारे लगवाए हैं, मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल। वो सारी चीज़ें सरदार जी मौन थे। हमारी नॉन पॉलिटिकल अप्रोच का, लाइफ का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी के ऊपर एक फिल्म बनी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और आप उनका पॉलिटिकल कैरियर उठा के पढ़कर देखिए, वो सबसे ज़्यादा प्लान्ड रूप से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंचने वाला आदमी था। एक गलतफहमी उड़ाई गई कि मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी और राहुल गांधी काम नहीं करने दे रहे, जबकि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमने अमेरिकन इंजन में अपनी बोगी जोड़ दी है। उन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को और इंस्टीट्यूशंस को कॉम्पेटेबल बनाया इंडियन के, सारा पेपर वर्क उन्होंने किया। लेकिन वो जो गलत काम नहीं कर सकते, जैसे नोटबंदी, जैसे जीएसटी, उनके लिए पहले से ही असंतोष भड़का के जब सत्ता पलटी तो ये 56 इंच के सीने वाला मूर्ख आ गया। तो फर्क सिर्फ इतना है कि मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे, सभ्य आदमी थे, सौम्य आदमी थे और खामोशी से काम कर रहे थे। वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वो वित्त सलाहकार रहे, तो उन्हें आंदोलनों की और नारों की जरूरत नहीं पड़ती थी। बीजेपी को आप वोट देने के नहीं, कांग्रेस को आपने खराब बता दिया, सपा बसपा को ये लोग। देखिए जी, मैं आपको बता दूं, मैंने गलत, मैंने दल के साथ है, नहीं, सुनिए, मैं आपको बता दूं, आप जंगल में जा रहे हैं, आपके पैर में कांटा लग जाए, आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? दूसरा कांटा। आप उस कांटे को से दूसरे कांटे से पहला कांटा पैर का निकाल देंगे, तो एक बुरा कांटा हो गया, एक अच्छा कांटा हो गया। इस टाइम पे हैं तो दोनों के कांटे। हमें बीजेपी का कांटा जो भारत माता के पैर में धंस गया है, उसे निकालने के लिए अगर कांग्रेस के कांटे की जरूरत लेनी पड़ेगी तो हम बिल्कुल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बुरा कांटा निकल जाए तो उसकी जगह हम अच्छा कांटा लगा देते हैं। कांटा आखिर में कांटा है और दोनों कांटे निकाल के फेंक दिए जाते हैं। तो इस वक्त तो हमें कांग्रेस के कांटे की ज़रूरत है। सरकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा, क्या वजह है? आखिर आंदोलन को लेकर सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है या बहुत ज़्यादा सीरियस है? ये तो कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन में है, वो क्या करे, दुविधा में वो है। लेकिन गतिरोध अक्सर ऐसे टूटा करता है, देखो इतिहास को उठा के पढ़कर देखो, गतिरोध लंबे लंबे चलते हैं और गतिरोध जब टूटता है तो उसमें एक पक्ष को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आना पड़ता है, उसे हारना पड़ता है। कानून वापस नहीं होंगे तो इन गुजरातियों को वापस होना पड़ेगा। हार क्या ये तो नहीं रहा, वो दुविधा में नहीं। देखिए, आप जब कोरोना काल के अंदर इस तरीके की विकट परिस्थितियों में इतने लोग यहाँ हैं, तब सरकार अगर इनकी अनदेखी कर रही है तो आप एक बात को मानकर चलिए, जो चीज़ पूरी दुनिया को दिख रही है वो सरकार अनदेखा करने की कोशिश कर रही है। तो ये वो एक्टिंग कर रही है, जैसे मोदी जी एक्टिंग करते हैं। उसे वो भली भांति अवगत है कि वो एक ऐसी सी लड़ाई में फंस चुकी है कि जहां वो आगे बढ़ नहीं पा रही और पीछे हटने का मतलब है उनकी राजनीतिक शिकस्त। एक्टिंग कर रही है, प्रभाव नहीं है आंदोलन का। मैंने आपको दुविधा बताई और दुविधा जो है वो प्रभाव की वजह से ही है। अगर आंदोलन कमज़ोर होता किसी भी रूप में या सरकार मजबूत हो जाती किसी भी रूप में, तो ये अपनी कार्यशैली बदलकर किसानों को यहाँ से हटाने का, दबाव बनाने का काम करते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो ये उनकी मजबूरी है। जैसे पहले भी मंत्री साहब का बयान आया कि हमें पता है कौन क्या है। कोई कमजोरी है क्या किसान नेताओं की सरकार के पास? हमें भी तो पता है कौन क्या है। आपने इसमें कमजोरी से कैसे समझ लिया? हो सकता है वो मजबूती की बातें कर रहा हूँ। उन्हें मालूम है पंजाब में उनका क्या हाल हो रहा है, उन्हें मालूम है उनके मंत्रियों का हरियाणा में क्या हाल हो रहा है। अब वो ये नहीं चाहते कि इसका रिपीटिशन जो है वो यूपी में शुरू हो जाए।